ठीक है। लाल बाबा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय जायसवाल जी से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित हैं इस सत्र के बीच वक्तव्य जिनकी ओर से प्रस्तुत किया जाएगा हमारे शहर के वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर कमलेश पांडे जी। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं पलासी विश्वास जी, इस सत्र की वक्ता हैं। पलासी विश्वास, यह मंच आपका भी हार्दिक स्वागत करता है। हमारे बीच उपस्थित हैं रेणुका अस्थाना जी। आज वे अनिल प्रभा कुमार की कहानी बेमौसम की बर्फ का पाठ करेंगी। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। रेणुका अस्थाना जी। अब मैं मंचस्थ सभी अतिथियों के स्वागत के लिए आग्रह करता हूं दिव्या प्रसाद जी और मीनाक्षी जी से कि वे हमारे अतिथियों को पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन करें। लाल बाबा कॉलेज के प्रिंसिपल संजय जायसवाल जी को पुष्प देकर उनका अभिनंदन करते हुए दिव्या जी। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर कमलेश पांडे जी। आप सेंट पॉल कॉलेज हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हैं पलासी विश्वास जी, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं रेणुका अस्थाना जी। आज वे अनिल प्रभा कुमार की कहानी बेमौसम की बर्फ का पाठ करेंगे। अब मैं इस आयोजन के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि सदीनामा पत्रिका एवं भारतीय भाषा परिषद की ओर से यह जो प्रयास किया जा रहा है, भौगोलिक सीमाओं के फासलों को कहीं न कहीं रचनाओं के जरिए पाटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रचनाएं वे सेतु हैं जो भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए संवेदना के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर एक हम सबको जोड़ने का काम करती हैं। प्रवासी साहित्य हमारे लिए कोई दूर का साहित्य नहीं है, सिर्फ भौगोलिक सीमाओं का फर्क मात्र है, पर अनुभूति के धरातल पर वह कहीं न कहीं हमारी आत्मा में बसी है, रची है। तो ऐसे विषय पर बातचीत करने का अर्थ यह है कि हम कहीं न कहीं अपनी अनुभूतियों को वैश्विक अनुभूति का पर्याय बना सके। तो आइए हम सुनेंगे आज के इस सत्र की जो हमारी का विषय है, प्रवासी साहित्य की अवधारणा पर बीच वक्तव्य देंगे। हमारे बीच उपस्थित है कमलेश पांडे जी। कमलेश पांडे जी लंबे समय से अध्यापन से जुड़े हुए हैं। पहले आप बंगवासी मॉर्निंग कॉलेज में बतौर अंशकालिक प्रवक्ता अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में आप 2006 से एकेडमिक काउंसलर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसके अलावा वर्तमान में आप सेंट पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आए और अपने बीच वक्तव्य से इस सत्र का शुभारंभ करें। आपका हार्दिक स्वागत है कमलेश जी। मंच पर उपस्थित हमारे प्रिय अनुज अध्यक्ष के रूप में जायसवाल जी, लाल बाबा कॉलेज के प्रिंसिपल, पलासी विश्वास, रेणुका जी और बहुत बखूबी संचालन कर रहे हैं संजय जायसवाल जी। ये सभी हमारे अनुजों काफी नजदीकी हमारे प्रिय भी। आज के विषय के बारे में कुछ कहने के पूर्व
मैं सबसे पहले भारतीय भाषा परिषद और सबीनामा पत्रिका के जो तत्वावधान में यह कार्यक्रम 2 दिन का जो सही को रखा गया है, इसके लिए मैं जितांशु जी को हृदय से बधाई देता हूँ। सचमुच प्रवासी साहित्य CBCS के कार्यक्रम पाठ्यक्रम को शुरू करने के बाद ये 6ठे सत्र में मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि 2 वर्ष से लगातार विद्यार्थी अभी 6 सेमिस्टर जिसे हम कहते हैं पास करके प्रगति विद्यालय में गए हैं। जब यह बात सबसे पहले कार्यक्रम में आती है पाठ्यक्रम में कि ये प्रवासी साहित्य है क्या, तो सचमुच एक अलग ढंग की सोच लोगों के बीच पड़ती है। लोग सोचना भी शुरू करते हैं कि एक तरफ तुलसीदास ऑप्शन के रूप में, दूसरी तरफ प्रवासी साहित्य। बड़ी कठिन स्थिति होती है। मैं यूजी बोर्ड ऑफ स्टडीज में का सदस्य भी हूँ, निरंतर काफी दिनों से उससे जुड़ा भी हूँ। जब ये पाठ्यक्रम बन रहा था उस समय भी, आज भी समस्या कहीं बनी हुई है, लेकिन जितांशु जी के प्रयास से, सबीनामा के माध्यम से और जिन लोगों ने इसमें काम किया, ये जब पुस्तक प्रकाशित होती है, पुस्तक सामने आती है, तो उस पुस्तक के माध्यम से कहानियों की जब चर्चा होती है और मूलतः कहानियों की जो समीक्षा दी गई है, तो मुझे लगता है इसका काफी लाभ केवल विद्यार्थियों को नहीं, यहाँ के अध्यापकों को भी मिलता है। उन्हें एक दृष्टि मिलती है कि सचमुच प्रवासी साहित्य में क्या है और प्रवासी साहित्य के माध्यम से हम क्या कहना और पढ़ाना चाहते हैं। संजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि दूरियां केवल भौगोलिक है, परंतु अगर इतिहास पर हम ध्यान दें तो सचमुच आदिकाल से लेकर आज तक, पूर्व प्राचीन युग से लेकर यह मनुष्य की निरंतर प्रवृत्ति रही और स्वाभाविक भी है। जब समस्या पैदा होती है रोजी रोटी की, रहन सहन की, तो हम एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, प्रवासी हो जाते हैं, चले जाते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं भी बनारस में जन्म लेने वाला और कलकत्ते में प्रवासी का ही तरह से जीवन जी रहा हूं, जिसे मैं महसूस करता। तो कल की चर्चा में समुना जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, गुरुजन ने, कि स्थानक प्रवासी होना, देश के भीतर ही प्रवासी हो जाना और देश के बाहर जाकर प्रवासी हो जाना, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन महसूस जरूर होता है। आज का जो मूल विषय मैं उस पर आ रहा हूं, प्रवासी साहित्य की अवधारणा, एक कंसेप्ट है क्या प्रवासी साहित्य का। तो मैंने जहां तक समझा या महसूस किया है सचमुच प्रवासी साहित्य को लेकर, जिसे संस्कृत में प्रवासी शब्द का अर्थ ही दे दिया गया है कि अपनी जमीन से दूर जाकर विदेशों में वास करने वालों को ही संस्कृत साहित्य के अंतर्गत प्रवासी माना गया है। परंतु ऐसा मुझे नहीं लगता कि सचमुच यही है। फर्क इतना है कि विदेशों में बसने वाले लोगों, अपनी जमीन से दूर जीने वाले लोगों, लेकिन ये जमीन की जो कसक है, जमीन की जो पीड़ा है, अपनों से दूर रहकर जीने की जो प्रवृत्ति है, उनके दरमियान हम जो महसूस करते हैं उस दर्द को, उस संवेदना को, उस समय को, उस बीते हुए क्षणों को हम फिर से जो जीने की कोशिश करते हैं, इन साहित्यकारों ने उसे बखूबी पकड़ने की कोशिश की। और मेरी समझ से यहाँ प्रवासी साहित्य के 2 प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं। एक प्रकार वह है जिसे गिरमिटिया मजदूरों की कहानी कह सकते हैं, जो फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस में जाकर जी रहे हैं और अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध और 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और उन्हीं को जीवन को लेकर जो कहानियां लिखी गई, उनके दर्द को जो बयां किया गया है, मुझे लगता है कि प्रवासी साहित्य का एक प्रकार है। दूसरा प्रकार वह है जहां शिक्षित लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ से विदेशों में जाने वाले लोग हैं, चाहे वो लंदन जा रहे हों, चाहे अमेरिका जा रहे हों, चाहे वो कनाडा जा रहे हों। इनके साथ साथ ब्यूरोक्रेट की तरह टेक्नोक्रेट होते हैं, इंजीनियर्स। और भारत के जो इंजीनियर्स सचमुच बहुत मजबूत होते हैं, वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जीवन यापन करने के लिए, काफी रकम के लिए, अच्छी रकम प्राप्त करने के लिए डॉक्टर और इंजीनियर्स जो विदेशों में जाकर बस गए हैं, उनके जीवन की जो कहानियां हैं, मुझे लगता है प्रवासी साहित्य का ये दूसरा प्रकार है। तो मैंने 2 प्रकार आपके सामने रखा। एक गिरमिटिया मजदूर जो निरंतर काम करके
अपना भरण पोषण तो कर ही रहे हैं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए निरंतर खाड़ी देशों में निरंतर काम कर रहे हैं। दूसरे वे शिक्षित लोग जो वहां जाकर बस रहे हैं, तो दोनों के जीवन के बारे में ये कहानियां प्रस्तुत की गई। समय कितना है मेरे पास मुझे मालूम नहीं, मैं 2-3 बिंदुओं पर केवल चर्चा करूंगा और जितांशु जी का कहना है कि इस समय आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं। मेरे पास एक पुस्तक अभी आई है जिसका प्रकाशन सदीनामा ने किया है। कोक का किराया परिचय होगा तेजन जी से, लेकिन दुर्भाग्य कि तेजन जी आज नहीं है, नहीं तो मैं कुछ बोलता, मैं कुछ करता। देखिए, मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है या मैं समझने की दूसरी तरह से उसे कोशिश कर रहा हूं। एक बात तो सच्ची है कि भारतीयता में कुछ है, मतलब भारत में कुछ है, मतलब हम में कुछ है, जिसके कारण बार बार विदेशी भी हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसमें 2 कैरेक्टर है पुरुष, एक तरफ गैरी है और दूसरी तरफ डेविड है। दोनों विदेशी हैं, महिलाएं दोनों भारतीय। विदेश में जीवन यापन करते हुए भी दोनों के आकर्षण का केंद्र भारतीय महिलाएं हैं, विदेशी महिलाएं नहीं। इसका अर्थ है कि भारतीयों में सचमुच कुछ है। होने का अर्थ क्या है? मानवीय संवेदना है, मानवता है, जुड़े रहने की सोच है, उनकी भावनाएं हैं, उनमें एक कद्र है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं व्हाट्स द लाइफ एंड व्हाट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज द रियल फिलोसॉफी इन इंडिया एंड इन यूरोपियन कंट्रीज। तो हम लोगों को विश्वास होता है कि जीवन क्या है, परंतु आज की भागदौड़ की जिंदगी में मैरी और एक तरफ जया। मैरी आधुनिक जीवन जी रही, उसकी सोच बिल्कुल आधुनिक नारी की तरह हो रही। आधुनिकता इतना ज्यादा उसके भीतर आ गया है कि अपने भारतीय गुण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नारी का जो रियल गुण है, नारी तो जिसे हम कहते हैं, जिसके आधार पर नारी की पूजा की जा सकती है, नारी को महत्व दिया जा सकता है, उसे वह छोड़कर एक नया जीवन जीने की कोशिश करती है, जिसपे आप देखेंगे कि वह बिना बच्चे की मां जया बच्चे की मां बनती है, डेविड उसका पिता बनता है, लेकिन सब कुछ जन्म देने वाली जो मां है गैरी, वह पुत्र से दूर हो जाती है। कोशिश करता है, विदेशी होकर भी गैरी बार बार समझाने की कोशिश करता है तुम गलत रास्ते पे जा रही, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु अंत तक अपने जिद के सामने अड़ी रहती है, मानती नहीं है, और नतीजा यही होता है कि अंत में वह न तो मां का रूप ले पाती है और न तो पत्नी का जो धर्म है उसका निर्वाह कर पाती है। नतीजा अंत में होता है कि दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है ये विघटन की ओर जाता है और उसका जीवन अवसाद से ग्रसित हो जाता है। बड़ी अच्छी कहानी तेजन शर्मा जी की। सचमुच हम अगर अपने भारतीय रूप को लेकर जिए, भारतीयता की चर्चा भी बार बार हो रही है, हमें अगर भारतीयता बनी रहे, हमारी सोच भारतीय जीवन के साथ जुड़ी रहे, तो मुझे लगता है कि जीवन में अवसाद का शब्द नहीं आएगा। इसके बाद की कहानी है जमीन किसकी है। जमीन की बार बार चर्चा हो रही है, जहां मनविंदर और मनजीत सिंह जीवन के 30 से 35 वर्ष बड़े शौक से अमेरिका में जीते हैं और उनके जीवन में कहीं पैसे का अभाव ही नहीं। बार बार चर्चा होती है कि धन के अभाव में गलतियां होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जहां धन ज्यादा है, जहां भाव है, अभाव नहीं है, वहां गलतियां ज्यादा होती हैं। परंतु 30 वर्ष बिताने के बाद भी हम लोगों को भी शौक होता है विदेशों में जाके बसना, ज्यादा रुपया कमाना, ज्यादा पैसा कमाना, शान शौक से जीना। लेकिन मंजीत 30 वर्ष तक अमेरिका में व्यतीत करने के बाद भी अपनी मिट्टी को छोड़ नहीं पाते। तो मिट्टी से जुड़े रहने की ललक, सचमुच अपनी जड़ को पकड़े रहने की जो ललक है, अपनों के बीच जीने की ललक, अपनों को देख पाने की ललक, बैठकर गन्ना चूसने की सोच जो बार बार कहानी होकर कर आ रही है, तो सचमुच मुझे लगता है यही मानवता है, मानवीय संवेदना है। और उनसे ज्यादा समझदार वहां की पत्नी हो गई मनविंदर, जो समझाती है कि कहां जा रहे हो, क्या करने चाहते हो। उसके बाद तो पत्नी को दरकिनार करते हैं, पत्नी को अनसुना कर देते हैं, केवल परिवार के लिए, अपनों के बीच आने के लिए। मिट्टी से उनका इतना लगा हुआ है और अंत में जाकर जब उन्हें ये सुनने को मिलता है शायद उनकी हत्या भी हो सकती है। ये सोच ही नहीं पाता वो व्यक्ति। हम वैसी जगह पहुंच रहे हैं, सचमुच हमारी स्थिति वही है कि जो लोग सारा जीवन कमाकर धन कमाने के पीछे पागल की तरह
मशीन की तरह जीवन जीते हुए अपना सब कुछ एक तरफ परिवार को, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्थिति अंत में क्या हो रही है कि लोग यह महसूस करने लग रहे हैं कि नहीं नहीं, इनका जीवन केवल पैसा ही कमाना है, ये पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं, इनके अलावा इनके जीवन का दूसरा कोई अर्थ नहीं। तो मृत्यु को छोड़कर जाने के बाद, अपनी जमीन से अलग होने के बाद मनुष्य के भीतर जो सोच पैदा हो रही है, इसे लेकर जो कहानियां लिखी जा रही हैं, इनके अलावा उपन्यास के रूप में अभिमन्यु आनंद की सबसे जो चर्चित उनका उपन्यास है लाल पसीना। आप देख रहे हैं ये मजदूर जीवन जीते हुए, संतरास सहते हुए, पीड़ा सहते हुए भी अपने धर्म और संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें जीने की ललक है। क्यों? इसका एक ही कारण दिखाई पड़ रहा है कि किसी भी हालत में टूट कर भी, कमजोर होकर भी वे अपने धर्म और अपने संस्कृति को नहीं छोड़ रहे हैं। वहां भी गीता का, रामायण का और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी चीज है। 3 लेखकों ने, इन प्रवासी साहित्यकारों ने, जी ने कहा कि भौगोलिक दूरी है, ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये साहित्यकार अपने को इतनी नजदीकी से जोड़कर भारत के साथ रख रहे हैं। भारत के साथ इनका इतना मजबूत रिश्ता दिखाई पड़ रहा है कि मुझे लगता है इस साहित्य को, प्रवासी साहित्य को प्रमुखता के साथ हमें अपनाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए और सचमुच भारतीयता के साथ साथ इस प्रवासी साहित्य के माध्यम से हम भारतीयता को और ज्यादा जानने की कोशिश कर सकेंगे। घर के भीतर और घर के बाहर 2 स्थितियां हैं। जबकि आप देखिएगा कमल किशोर गोयनका की मैं बात यहां कर रहा हूं अवधारणा के रूप में। हिंदी में प्रवासी साहित्य का प्रारंभ मॉरिशस में बसे प्रवासी भारतीय के जीवन संबंधी रचनाओं से माना जाता है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका का कथन है, इनका आरंभ प्रेमचंद की यह मेरी मातृभूमि है 1908 और शूद्रा 1926 कहानियों से होता है। प्रेमचंद तो भारत में जी रहे, लेकिन भारत में रहकर ये 2 कहानियां जो लिख रहे हैं, मेरी मातृभूमि है और तथा शूद्रा, इन कहानियों से मानकर शुरू कर दे रहे हैं कि प्रवासी साहित्य यहीं से शुरू हो रहा है। और इन कहानियों में अमेरिका से लौटे भारतीय प्रवासी का मॉरिशस से ले जाए गए भारतीय गिरमिटिया मजदूर हैं। भारत में जब यूरोपियन जातियों का आधिपत्य हो गया तो उन्हें भारत के साथ साथ अनेक देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए और वहां भारतीयों को छल कपट से गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले गए थे। आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप विज्ञ हैं कि सचमुच भारत का ब्रेन और भारत के भीतर मजदूरों की जो कर्मठता है वह दुनिया में मिसाल कायम करती है। दुनिया में मुझे लगता है कि कोई देश ऐसा नहीं है कि जहां के मजदूर या मनुष्य इतने कर्मठ हों और इतने डिसिप्लिन जीवन में यापन करने वाले हों जैसे भारतीय हैं। यही कारण होता है कि हर जगह इन्हें ले जाने की कवायद होती है। इस प्रकार जो मैंने आपको अभी चर्चा मैंने आपसे की, यह देखते हुए अगर ध्यान से देखा जाए तो आंकड़ा बता रहा है कि लगभग 3 करोड़ प्रवासी के रूप में जीवन जीने वाले भारतीय हैं जो विदेशों में जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी प्रवासी कहिए, अप्रवासी कहिए या न प्रवासी कहिए, एनआरआई वर्ग की जो चर्चा होती है, परंतु इन कहानीकारों ने, इन उपन्यासकारों ने जो एक तरफ फिजी, मॉरिशस, गिरनार में बसे हुए लोग हैं उनके जीवन की गाथा कह रहे हैं, दूसरी तरफ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से या ज्यादा धन कमाने के लोभ से जो लोग विदेशों में जाकर बसे हैं उनके जीवन को कितनी गहराई के साथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस साहित्य को सचमुच सही ढंग से देखा जाए और पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि हमारा भारतीय साहित्य और अधिक मजबूत होगा और अधिक रिच होगा और हम अपने भीतर के भारतीयों को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और समझ भी पाएंगे कि सचमुच भारत में जीने वाले लोग और भारत से दूर जीने वाले लोगों की स्थिति क्या है। दोनों को तुलना करते हुए हम इस साहित्य को सही रूप में समझने की कोशिश कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।